अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा नाम अली रज़ा है और जो मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक है वो है जनरल मेथड ऑफ एनालिसिस कि जब हम एक कंपाउंड को एनालाइज करते हैं तो हम कितने तरीक़ों से उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो इसके वेरियस मेथड्स हैं। इसकी हमने बात की थी क्लासिकल, नॉन क्लासिकल, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल, यानी कि उनको हम इन ब्रीफ डिस्कस करें तो हमने क्रोमेटोग्राफिक मेथड की बात की, फिर हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी की, फिर उसमें हमने बात की इलेक्ट्रोएनालिटिकल टेक्निक की, टाइट्रेशंस वगैरह की। उसके बाद हमने बात की ये इलेक्ट्रोएनालिटिकल टेक्निक्स की, उसके बाद थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस, उसके बाद हाइफनेटेड टेक्निक्स की। तो वो सभी प्रेजेंटेशन में मेरी में हैं। तो आज हम जस्ट उनके एमसीक्यूज़ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले पोर्शन में बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी की। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका, क्रोमेटोग्राफी इज़ अ फिजिकल मेथड दैट इज़ यूज टू सेपरेट एंड एनालाइज द डैश। तो उसमें हम किस चीज़ को एनालाइज करते हैं? वो कम्प्लेक्स होगा, विस्कस मिक्सचर होगा, वो मेटल्स होगी, कि वो क्या होगा? वो सैम्पल मिक्सचर होगा। उसके बाद इन विच टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फील्ड हेल्ड इन नैरो ट्यूब एंड द मोबाइल फेज इज फोर्स टू रन थ्रू। तो वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है, यानी कॉलम में हम उसमें स्टेशनरी फेज रखते हैं, नैरो ट्यूब होती है, उसके ऊपर हम मोबाइल फेज को रन करवाते हैं, तो ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। उसके बाद इन क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज कैन बी डैश स्पॉट ऑन सॉलिड। तो ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है स्टेशनरी फेज। तो उसके बाद है जी क्रोमेटोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द मोबाइल फेज, फॉलोइंग कैन बी मोबाइल फेज मेड अप, यानी कि मोबाइल फेज किस चीज़ से बनी होगी? तो वो ऑलवेज लिक्विड या गैस से होगी, सॉलिड की मोबाइल फेज कभी नहीं होगी। तो उसके बाद है जी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज एज एन एडजॉर्बेंट इन कॉलम एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो एडजॉर्बेंट वो होता है कि जो अपनी सरफेस पे किसी चीज़ को अब्जॉर्ब करते हैं, उसको कहते हैं एडजॉर्प्शन। तो इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड भी अब्जॉर्ब कर सकता है वेट, यानी कि मॉइस्चर को, सिलिका जेल भी, एक्टिवेटेड अलुमिना, चारकोल वगैरह। तो लेकिन ये पोटाशियम पर मैग्नेट की कैपेसिटी नहीं होती कि अपनी सतह पे किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करवा सके। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस इन अ मिक्सचर ऑफ 0.2 मिलीमीटर थिक लेयर ऑफ एन एडजॉर्बर। उसमें हम जब थिक लेयर यूज़ करेंगे तो उसमें थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल होगा। उसके बाद इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज मेड अप डैश एंड मोबाइल फेजेस। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जैसे कि आप जानते हैं कि जो मोबाइल फेज होगा वो डेफिनेटली लिक्विड होगा, और ये जो उसका स्टेशनरी उसके बाद है जी कि ये जो उसका मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज होगा ये दोनों लिक्विड के बने होंगे। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, तो उसमें थिन लेयर में क्या होगा? कॉलम में तो दोनों लिक्विड, लेकिन थिन में एक स्टेशनरी होगा, यानी कि स्टेशनरी फेज सॉलिड होगा, तो उसके ऊपर रन करेगा, वो मोबाइल फेज लिक्विड होगा। बट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी डज द मोबाइल फेज मूव हॉरिजॉन्टली ओवर अ सर्कुलर शीट ऑफ पेपर? उसको कहते हैं डिसेंडिंग। तो उसके बाद है जी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कैन बी परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज? ओनली इन कॉलम्स। तो गैस क्रोमेटोग्राफी कैन बी परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज? तो अदर इन कॉलम आर ऑन अ प्लेन सरफेस। तो गैस क्रोमेटोग्राफी दोनों सरफेस पे परफॉर्म हो जाएगी, या वो प्लेन भी हो सकता है, कॉलम भी, यानी कि वो प्लेन भी हो सकता है या कॉलम में भी। उसके बाद इन गैस फेज क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज कंपोज्ड ऑफ डैश एंड मोबाइल फेज। तो इसमें गैस जो होगी वो एज अ मोबाइल फेज, और जो लिक्विड होगा एज अ स्टेशनरी फेज होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व्स द प्रोसेस वेयर द मोबाइल फेज मूव थ्रू द स्टेशनरी फेज। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व द प्रोसेस, तो जिसमें मोबाइल फेज रन करता है और द स्टेशनरी फेज, तो इसको हम कहते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। फॉर द सेपरेशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस द गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड, तो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी से जो कंपाउंड होते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट, उसको हम कहते हैं, उसको सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है, और वो हों भी गैसियस स्टेट। So whether which one of following is not a feature of the carrier gas used in chromatography, तो इट शुड बी चीप, यानी कि वो चीप नहीं होनी चाहिए। तो ये नहीं कि वो इसको एक आइडियल फीचर होते हैं ना, तो उसमें ये आइडियल फीचर नहीं कि वो ऑलवेज चीप होनी चाहिए। चीप गैसेज होंगी तो उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का इशू बनेगा, तो इस वजह से वो भले ही वो एक्सपेंसिव हो लेकिन वो एफिशिएंट, यानी कि उसको डिफ़िकल्टी का अर्ज ना करे। उसके बाद विच ऑन द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ द हाइड्रोजन विच कैन बी यूज एज अ कैरियर गैस इन क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है कि ये रिड्यूस द सेंसिटिविटी, यानी कि जो डिटेक्शन लिमिट है उनको लो कर देती है, सेंसिटिविटी को रिड्यूस कर देगी, तो कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर देगी, उनकी रिडक्शन वगैरह कर देगी। उसके बाद which one of the following is the disadvantages of helium cannot be used as a carrier gas in gas chromatography, तो हीलियम जो होती है वो एक्सपेंसिव गैस होती है। उसके बाद which one of the following disadvantages of the nitrogen cannot be used as a carrier gas in gas chromatography, तो नाइट्रोजन गैस भी सिमिलर टू ये हाइड्रोजन गैस उसको रिड्यूस कर देगी, सेंसिटिविटी को, डिटेक्शन लिमिट्स को लो कर देगी। स्लो इंजेक्शन ऑफ लार्ज सैंपल लीड टू द बैंड ब्रॉडनिंग एंड लॉस ऑफ रेजोल्यूशन, ये ट्रू है, यानी कि स्लो इंजेक्शन, तो इंजेक्शन जो होती है सैम्पल इंजेक्शन वो रैपिड होनी चाहिए। उसके बाद इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर लिक्विड सैंपल इंजेक्टेड इनटू द कॉलम इन गैस क्रोमेटोग्राफी, तो माइक्रो सरिंग टाइप यूज़ होते हैं, सरिंज या सरिंग कहते हैं इसको, तो ये यूज़ होते हैं। व्हाट मस्ट बी डन to solid sample for it to be introduced into the column without using the solid injection syringe in gas chromatography, तो dissolve in volatile substance liquids। उसके बाद which one of the following commonly used stored material for packed column in gas chromatography, तो इसको कहते हैं डाइटोमियस अर्थ, ये नेचुरली एक्रिंग कंपाउंड होता है जो आई थिंक पाया जाता है शेल्स ऑफ द, ये प्रोटिस्ट होते हैं कुछ डाइटम, उनके शेल्स में पाया जाता है। तो उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द स्ट्रेट पैक्ड कॉलम, तो ये कंपैक्ट होते हैं स्ट्रेट पैक्ड कॉलम। Which one of the following is the disadvantages of the coiled or helical shaped packed column, तो इसमें होता है कि इट कैन नॉट बी रीपैक्ड इजीली, यानी कि वो कॉइल्ड शेप्ड होंगे तो वो जस्ट वन टाइम यूज़ होंगे, यानी कि उनको पैक करना इतना आसान नहीं होगा, या उसको वेरी डिफ़िकल्टी पैक करना पड़ेगा। उसके बाद एक स्ट्रेट कॉलम होगा तो उसको आप रिंस करोगे या वॉश करोगे, उसके बाद फिर उसमें कॉलम, उसमें स्टेशनरी फेयर पैक कर दोगे, यानी कि उसको भर दोगे, कॉलम पैकिंग हो जाएगी। लेकिन अगर वो कॉइल्ड हुआ तो दैट विल काज डिफ़िकल्टी। उसके बाद कैपिलरी कॉलम आर द ओपन ट्यूबुलर कॉलम कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये फ्यूज्ड सिलिका से मिलकर बनते हैं पैक्ड कॉलम। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल फ्यूचर ऑफ द ऑक्सीजन ओवन यूज इन अ गैस क्रोमेटोग्राफी, तो जो थर्मोस्टेट की जगह हम ओवन को क्यों नहीं यूज़ कर सकते, तो इसमें होता है कि इट हैव अ मैक्सिमम थर्मल ग्रेडियंट्स। उसके बाद अगर उसमें ये फ्यूचर होगा उसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम उसको नहीं यूज़ करेंगे। तो गैस क्रोमेटोग्राफी इज़ बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, तो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, तो इसमें ये बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस, तो ये यहाँ पे आयन एक्सचेंज है, ये मिस्टेक है यहाँ पे। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट कैन नॉट बी रिटेन्ड बाय द लिक्विड गैस कॉलम्स बट कैन बी सेपरेटेड बाय गैस सॉलिड, तो ये फॉर्मल्डिहाइड टाइप कंपाउंड जो होते हैं
वो GC से सेपरेट नहीं होते, अदरवाइज ये GSC से सेपरेटेड हो जाते हैं। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एंड एडवांटेजेस ऑफ द गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। तो इट इंक्रीज द कॉलम लाइफ, यानी कि ये कॉलम लाइफ को इंक्रीज कर सकती है, इसके एडवांटेजेस नहीं है, यानी कि ये उसकी कॉलम लाइफ थोड़ी होती है, कॉलम को यूज़ करना डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉलम कैन बी यूज्ड इन गैस क्रोमेटोग्राफी। तो ये ओपन ट्यूबुलर कॉलम्स में एस कोट, वी कोट, पी कोट वगैरह यूज़ होते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस रेडिएशन इन वैक्यूम। तो ये 3 × 10⁸ तो ये इसकी स्पीड होती है। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ द क्वांटम ट्रांजिशन टेक प्लेस इन अल्ट्रावायलेट एंड यूवी विजिबल। तो वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है उनकी ट्रांजिशन पाई टू पाई स्टार या सिग्मा टू सिग्मा स्टार होती है, नहीं होती है, तो मोस्टली पाई टू पाई स्टार ही होती है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी और पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उनकी वेवलेंथ भी होती है, वेव नंबर भी होता है, एम्पलीट्यूड होता है, लेकिन उनका वोल्टेज नहीं होता, दैट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। गैमा रे, एक्सरे, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, लेकिन साउंड स्पेक्ट्रोस्कोप नहीं होती, क्योंकि ये ऑल टाइप जो है वो रेडिएशन है। गैमा भी रेडिएशन है, एक्सरे भी रेडिएशन है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस भी एक रेडिएशन की टाइप। तो इसमें साउंड नोट अ रेडिएशन। तो उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स अबाउट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो रेडिएशन विद शॉर्ट वेव हाई एनर्जी, ये भी ट्रू है। उसके बाद रेडिएशन विद लॉन्गर वेव एट लो एनर्जी, ये भी ट्रू है। एनर्जी डिपेंड ऑन वेवलेंथ, दैट्स आल्सो ट्रू। एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द वेवलेंथ, तो ये गलत है इसमें, तो आपने पॉइंट आउट करना था फॉल्स को। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेवलेंथ ऑफ द माइक्रोवेव रेडिएशन। तो जो माइक्रोवेव रेडिएशन है वो किस वेवलेंथ में फॉल करते हैं। तो दैट शुड बी फॉल इन 0.75 to 3.75 मिलीमीटर। वो इज़ द वेव नंबर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलेटेड टू वेवलेंथ। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वेव नंबर है वो उसका वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है, तो वो रेसिप्रोकल टू ईच अदर होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेव नंबर ऑफ द यूवी एंड विजिबल रेडिएशन। तो 1 × 10⁻6 to the 1.3 × 10⁻4 मीटर पर मीटर। उसके बाद बेयर्स लैम्बर्ट लॉ गिव्स द रिलेशन विच वन द फॉलोइंग, एनर्जी absorbed and the concentration of the substance present in the cavity or sample holder. Which one of the following ways absorption is related to transmittance? Absorption is negative logarithm of the transmittance. इनकी जो absorption होती है वो नेगेटिव लोगारिथम होते हैं ट्रांजिशन का, यानी कि जितनी एब्जॉर्प्शन कम उतनी ट्रांसमिशन ज़्यादा, जितनी ट्रांसमिशन कम उतनी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा। तो ये रेसिप्रोकल नेगेटिव लॉ को। उसके बाद बियर लॉ स्टेट दैट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन है ये। बियर्स लैम्बर्ट लॉ स्टेट दैट इंटेंसिटी ऑफ द लाइट डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। उसके बाद the representation of the Beer-Lambert law in a given A is equal to ABC, यानी कि B represent the distance, C represent the concentration, A represent the absorption. What does the small a represent? The transmittance. उसके बाद which one of the following is not true about absorption spectroscopy? तो उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन हैविंग द सब्सटेंस एज एन इंडिकेशन ऑफ द कंसंट्रेशन। where transmittance is given as T is equal to P over P naught, where P naught is the power incident on the sample. What does P represent? The P represents the radiant power transmitted by the sample.
यानी कि ऑब्जर्वेशन के बाद जितनी लाइट उसने ट्रांसमिशन की, यानी कि रेस्ट ऑफ द लाइट आफ्टर द ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन विच कैन बी ड्राइव्ड टू बियर लेमर्ट लॉ। तो इसमें कोई यूनिट भी यूज़ नहीं होगा ऑब्जर्वेशन का। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द मोलर ऑब्जर्वेटिविटी और द मोलर ऑब्जर्वेटिविटी विच इज यूज टू डिटरमाइन ऑब्जर्वेशन इन बियर लेमर्ट्स फार्मूला। तो ये लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स यूज एज अ मिड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हाई प्रेशर मर्करी और क्लैंप ये यूज़ नहीं हो सकता है मिड लाइन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर फोटोमीटर के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेव नंबर ऑफ द नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये 12,500 से 4,000 सेंटीमीटर -1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट इन टर्म्स ऑफ द वेव लेंथ फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन IR स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसमें होता है कि नियर IR ये 0.8 to 2.5 मिलीमीटर होता है। विच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोजिशन ऑफ द नस्ट ग्लोवर और नस्ट फिलामेंट। तो इसमें जिरकोनियम के, यट्रियम और थोरियम के भी ऑक्साइड होते हैं, लेकिन ये बेरियम के ऑक्साइड इसमें नहीं होते। चलें जी, इसके बाद बात करते हैं ब्रीफली के मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो उसमें रिलेटिव मास ऑफ द एटम्स यूज़ करते हैं। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर को किसने इन्वेंट किया? जे थॉमसन ने। उसके बाद मास स्पेक्ट्रोमीटर सेपरेट आयंस ऑन द बेसिस ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मास टू चार्ज रेशियो। मास स्पेक्ट्रोमीटर द आयंस आर sorted out in which one of the following ways? By accelerating them through the electric and magnetic field। तो उसके बाद the procedure of the mass spectroscopy start with which one of the following process। तो इसमें होता है कि जो सैंपल होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है गैसियस स्टेट में, उसके बाद उसको आयोनाइज किया जाता है, और जो आयन होते हैं वो फॉल करते हैं इलेक्ट्रिक प्लेट पे। उसके बाद इनको चार्ज और मास रेशियो को मेजर किया जाता है इंडिविजुअल आइटम्स की। इन मास स्पेक्ट्रोमीटर द आयन करंट आर मेजर यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमीटर ट्यूब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन पास थ्रू द स्लिट एंड रीच द कलेक्टिंग ट्यूब पॉजिटिव आयन फॉर स्पेसिफिक मास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मास स्पेक्ट्रोमेट्री। impurities of mass from one being analyzed interfere with the results।